नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में 18वीं संसद स्वरूप ले रही है और देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी 9 जून को शपथ ले रहे हैं और देश में मोदी 3.0 की शुरुआत हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि इस नई सरकार की रणनीति क्या होगी, नई सरकार की पड़ोसियों के लिए नीति क्या होगी, क्या चीन की चाल से भारत बच पाएगा या फिर नई सरकार बचा पाएगी। आज हम आपको चीन की उस चाल का खुलासा करने वाले हैं जो बताती है कि कैसे चीन भारत के तेजी से बढ़ते रुतबे के आगे डर रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के 3.0 से पहले ही वो एक ऐसा चक्रव्यूह रचने की तैयारी कर रहा है जिसके जरिए बढ़ते हुए भारत को रोका जा सके, क्योंकि ड्रैगन डरा हुआ है और एक ऐसी चाल चल रहा है जहां पड़ोसियों को अपने अधीन कर भारत को घेर सके। हम आपको ड्रैगन के डर से जुड़े वो तमाम तथ्य दिखाएंगे जिसमें वो एशिया के अंदर अपने विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ते हुए भारत के लिए एक ऐसी स्थिति बनाना चाहता है जहां भारत समस्या से घिर जाए। लेकिन ये इतना आसान क्या वाकई में होगा? आज बात इसी मुद्दे पर की मोदी 3.0 के लिए जो एशिया में सबसे बड़ा खतरा होगा वो ड्रैगन होगा और ड्रैगन जो चाल चल रहा है उसके बदले में मोदी की चाल क्या है। प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको एक मैप दिखाते हैं। वैसे तो ये मैप आपने कई बार देखा होगा, लेकिन इस मैप के अंदर कुछ खास छिपा है, तो जरा इस मैप को ही समझने की कोशिश करते हैं। इस मैप को जरा देखिए, ये दरअसल भारत है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। भारत की जो समुद्री सीमा है वो 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है। इस पर तो यकीनन चीन की नजर है ही, लेकिन इसके अलावा पैसिफिक सी पर भी चीन की नजर है। लेकिन भारत की वो घेराबंदी कैसे करना चाहता है इसको जरा समझिए। पाकिस्तान, जिससे भारत की जो सीमा लगती है वो सीमा लगती है 3323 किलोमीटर। इस पर चीन की नजर है। चीन की नजर है अफगानिस्तान में लगी 106 किलोमीटर की सरहद पर। नेपाल के अंदर चीन जो चाल चल रहा है उसका विश्लेषण हम कर बताएंगे, लेकिन नेपाल से जो भारत की सीमा लगती है वो है 1751 किलोमीटर, जबकि चीन की खुद की सीमा जो भारत से लगती है वो लगती है 3488 किलोमीटर। इसके अलावा भूटान से 699, बांग्लादेश से 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। म्यांमार यानी कि बर्मा से 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि नई सरकार के लिए चुनौती कैसे है। दरअसल ये जो सीमा आप देख रहे हैं इसके जरिए भारत की घेराबंदी चीन करना चाहता है, क्योंकि चीन को पता है कि भारत को कमजोर करने के लिए उसके पड़ोसियों के साथ मजबूत संबंध और फिर उन्हें अपने अधीन करना होगा। सबसे पहले भारत चीन सीमा जो कि लगभग 3488 किलोमीटर है उसको समझिए। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से पर अपनी दावेदारी करता आया है, जबकि लद्दाख का करीब 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा चीन के कब्जे में है। इसके अलावा 2 मार्च 1963 को चीन पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था और इसमें पाकिस्तान ने पीओके का 5180 स्क्वायर किलोमीटर चीन को दे दिया था। कुल मिलाकर चीन ने भारत के 43,180 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमा रखा है और नई सरकार के लिए चुनौती होगी कि इस कब्जे को कैसे वापस लिया जाए और भारत के खिलाफ चीन जो इस कब्जे वाली जमीन का इस्तेमाल कर रहा है उसको कैसे रोका जाए। लेकिन भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है? दोनों की सीमा लगती है 3323 किलोमीटर के आसपास। इसको जरा समझिए, क्योंकि पाकिस्तान तीसरा पड़ोसी मुल्क है जिसके साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की लंबाई जो हम बता रहे हैं कि 3323 किलोमीटर है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 78,000 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर रखा है और इसे पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके कहते हैं।
और मोदी सरकार के लिए चुनौती यह भी होगी कि इस जमीन के हिस्से को वापस कैसे लाया जाए। हालांकि आपने चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, उनके मुंह से कई बार सुना है कि हम पीओके को वापस लेकर आएंगे, लेकिन चुनौती नेपाल की सीमा भी है। भारत और नेपाल की सीमा कितनी है? 1751 किलोमीटर के आसपास। और यह भी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि दिसंबर 1815 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच एक संधि हुई थी जिसे सुगोली संधि के नाम से जाना जाता है। सुगोली संधि में नेपाल की सीमाएं तय की गई। पश्चिम में महाकाली और पूरब में मैची नदी तक यह तय की गई, लेकिन नेपाल की कोई निर्धारित सीमा तय नहीं की गई और इसका नतीजा यह हुआ कि आज भी 54 ऐसी जगह हैं जिनको लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद होता रहता है और इस विवाद का फायदा ड्रैगन यानी कि चीन उठाने की तैयारी कर रहा है। और कैसे कर रहा है यह भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल है। सवाल यह है कि जो ब्रिक्स को लेकर बांग्लादेश की चाहत है वो क्या है, क्योंकि हमने प्रोग्राम इसलिए किया, ब्रिक्स के अंदर ये ड्रैगन चीन बांग्लादेश को शामिल करना चाहता है। अब इसके पीछे बांग्लादेश के मंसूबे क्या हैं, चीन के मंसूबे क्या हैं और इसके बदले में नुकसान आखिर भारत को क्या होगा, इसको समझने की जरूरत है। तो इसको जरा समझिए। दरअसल ब्रिक्स को लेकर बांग्लादेश की जो चाहत है उसमें बांग्लादेश चीन के साथ संबंधों को बहुत महत्व देता है। बांग्लादेश का चीन के साथ संबंध साझा मूल्य, आपसी सम्मान और साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। बांग्लादेश चाहता है कि उसे ब्रिक्स देशों में शामिल किया जाए जिससे उसका विकासशील देशों के साथ रिश्ता मजबूत हो सके। बांग्लादेश ने कहा कि ब्रिक्स में चीन और भारत दोनों हैं जो उनके बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। यदि बांग्लादेश को ब्रिक्स की सदस्यता मिलती है तो इन देशों के साथ आर्थिक समन्वय और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन अब सवाल यह है कि ब्रिक्स है क्या और यह कैसे काम करता है और चीन क्यों चाहता है कि बांग्लादेश को ब्रिक्स के अंदर शामिल किया जाए। तो जरा इसको भी समझने की कोशिश कीजिए। ब्रिक्स दरअसल 5 देशों का पहला शब्द है, यानी कि सबसे पहले ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। दरअसल 2006 में सिर्फ ब्राजील थे, रूस थे, भारत थे और चीन थे और इनको लेकर ब्रिक्स शब्द बना था। दक्षिण अफ्रीका जो आपको बिल्कुल अंत में दिखाई दे रहा है वो 2010 में इसमें शामिल हुआ और इससे शब्द ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। इस समूह को उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के धनी देशों की राजनीति और आर्थिक शक्ति को चुनौती देने के लिए दुनिया के महत्वपूर्ण विकासशील देशों को एक साथ लाने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन इसमें कुछ संशोधन किए गए। इसमें दरअसल जो नए मेंबर जोड़े गए वो जोड़े गए 1 जनवरी 2024 को, यानी कि इसी साल। और किस किस को जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया सऊदी अरेबिया को, इसमें जोड़ा गया इजिप्ट को, इसमें जोड़ा गया इथोपिया को, इसमें जोड़ा गया ईरान को और इसमें जोड़ा गया यूएई को। और अब जो बैठक होगी उसके लिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेश को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। दरअसल इसके पीछे की वजह है कि ड्रैगन चाहता है कि उसके मैक्सिमम समर्थित लोग ब्रिक्स का हिस्सा बने ताकि G20 को टक्कर दिया जा सके। जैसे G20 के जरिए अमेरिका कंट्रोल करता है उसी तरीके से ब्रिक्स के जरिए चीन कंट्रोल करना चाहता है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि ड्रैगन डर गया है। लेकिन चीन का विस्तार होगा तो यह चीन के पक्ष में पूरे तरीके से ब्रिक्स झुकता हुआ नजर आए। और यह भी सच है कि इसकी वजह से ड्रैगन का दबदबा बढ़ जाएगा। दुनिया के 30 से ज्यादा देश चाहते हैं कि वो ब्रिक्स का हिस्सा बने। 10 और 11 जून को रूस के अंदर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक होगी और इसलिए हमने आज ये प्रोग्राम किया कि 9 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ लेंगे तो 10 और 11 तारीख बेहद महत्वपूर्ण होगी और नई सरकार के सामने जो सबसे पहली चुनौती होगी वो ड्रैगन के इस नापाक चक्रव्यूह को तोड़ने की होगी। बैठक में ब्रिक्स के विस्तार का मुद्दा प्रमुखता से उठ सकता है और चीन ब्रिक्स को बड़े विकासशील देशों का संगठन बनाना चाहता है। जैसा कि हम कह रहे थे कि वो G20 और अन्य अमेरिका के नेतृत्व वाले गुटों का विकल्प बन जाएगा। साथ ही चीन इसके जरिए अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। दबदबा कहां?
एक, वो अमेरिका के समकक्ष होना चाहता है। दूसरा, वो भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को रोकना चाहता है। तीसरा, वो एशिया में नंबर 1 की पोजीशन चाहता है, जो अभी अघोषित तौर पर भारत के पास है। लेकिन इन सब के बीच में सवाल यह भी है कि चीन बांग्लादेश में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि चीन की जो नीति है वो किसी भी देश के अंदर पहले जाने की, सहयोगी का हाथ बढ़ाने की और उसका हाथ उसके शरीर से खींच लेने की। जैसा उसने पाकिस्तान में किया, जैसा उसने श्रीलंका में किया, जैसा उसने नेपाल में किया, वैसा ही वो बांग्लादेश में करना चाहता है। और ये देश भारत के इर्द गिर्द के देश हैं, जिनके जरिए वो भारत के खिलाफ एक नापाक चक्रव्यूह रच रहा है। दिसंबर 2002 में चीन ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के साथ एक रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए और बांग्लादेश को $5 बिलियन से ज्यादा के हथियार बेचे थे। तीस्ता नदी में चीन $1 अरब की ड्रेजिंग परियोजना के साथ बढ़ रहा है और यह नदी नेपाल और बांग्लादेश को अलग करती है और बाकी भारत को इसके उत्तर पूर्व से महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी प्रदान करती है। भारत के साथ 2017 के डोकलाम गतिरोध के बाद चीन ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जमफेरी रिज तक सड़क बनाई है और चीन ने बांग्लादेश में अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना पर $4 बिलियन खर्च किए। आने वाले सालों में इसकी कुल $50 बिलियन से ज्यादा के निवेश की योजना है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 20 साल पहले के $1.2 अरब से बढ़कर पिछले साल $22 अरब तक पहुंच चुका है और इससे भारत को पीछे छोड़ते हुए चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार बन गया है और चीन के साथ बांग्लादेश का व्यापार घाटा लगभग $21 अरब है और ये और ज्यादा बढ़ रहा है। और इसका मतलब ये कि बांग्लादेश चीन के धीरे धीरे आर्थिक तौर पर अधीन हो रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान आर्थिक तौर पर चीन के अधीन हो चुका है, श्रीलंका आर्थिक तौर पर चीन के अधीन हो चुका है, नेपाल आर्थिक तौर पर चीन के अधीन हो चुका है और अब बांग्लादेश आर्थिक तौर पर चीन के अधीन हो रहा है। और इसका मतलब यह कि वहां चीन अपने उन लॉन्चिंग पैड को तैयार कर रहा है जहां से भारत के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोला जा सके। लेकिन चीन ने एक और रणनीति अपनाई। चीन ने चटगांव को महत्वपूर्ण लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल किया है। चटगांव बांग्लादेश के लिए रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण शहर है। चीन बांग्लादेश में खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और उसका मुख्य लक्ष्य चटगांव बंदरगाह पर अपना प्रभाव स्थापित करना है। आप जरा अंदाजा लगाइए, चटगांव बंदरगाह क्यों? दरअसल चटगांव बंदरगाह से बांग्लादेश पश्चिमी देशों से आयात और निर्यात करता है और चीन चटगांव बंदरगाह से बांग्लादेश को होने वाले आयात और निर्यात को सीधे तौर पर कंट्रोल करना चाहता है। इसका मतलब यह कि चीन बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को ही कमजोर करना चाहता है, उसको कंट्रोल करना चाहता है। पश्चिमी देश बांग्लादेशी कपड़ों के मुख्य खरीदार हैं और इसीलिए चीन चटगांव में मेट्रो रेल और स्मार्ट सिटी के निर्माण का प्रस्ताव दे रहा है। यह बिल्कुल श्रीलंका की तरह ही बांग्लादेश को अपने प्रभाव में लेने का चीन का प्रयास है और उस चक्कर में बांग्लादेश फंस रहा है। लेकिन भारत क्या कर रहा है? क्या वाकई में 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी तीसरे कार्यकाल की शपथ लेंगे तो क्या जो चीन घेराबंदी अपने डर की वजह से भारत की कर रहा है और 10 और 11 जून को जो ब्रिक्स की बैठक होगी, क्या उस बैठक के साथ प्रधानमंत्री मोदी चीन के इन पूरे कुचक्र को तोड़ने का चक्रव्यूह रच दे? एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि चीन ने पाकिस्तान को बर्बाद कैसे किया, चीन ने श्रीलंका को बर्बाद कैसे किया, चीन नेपाल को कैसे बर्बाद करा है, कैसे बांग्लादेश को बर्बाद करा है और इन चारों के जरिए भारत के खिलाफ कौन सी साजिश को रच रहा है, जिसकी तोड़ मोदी 3.0 के लिए जरूरी होगी। जल्द हासिल होते हैं। बता रहे हैं कि मोदी 3.0 के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो चुनौती होगी पृथ्वी के सबसे बड़े भूमाफिया चीन को रोकने की, क्योंकि जिस तरीके से उसने विस्तारवादी सोच के साथ पाकिस्तान को अघोषित तौर पर आर्थिक तौर पर कब्जा लिया, श्रीलंका को कब्जा लिया, नेपाल को कब्जा रहा है, बांग्लादेश पर उसकी नजरें हैं। ऐसे में उससे बचने की जरूरत भारत को इसलिए क्योंकि ये सब भारत के पड़ोसी देश और चीन भारत के इन पड़ोसी देशों के अंदर अपना लॉन्चिंग पैड बना रहा है ताकि भारत जो तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था
उसको झटका पहुंचाया जा सके, क्योंकि चीन जानता है कि मोदी 3.0 जितना सफल होगा, चीन उतना ज्यादा कमजोर होगा। और इसको एक एक करके आपको समझाते हैं कि चीन ने किस तरीके से पाकिस्तान को आर्थिक तौर पर कब्जा लिया है। दरअसल चीन ने पाकिस्तान में इतना इन्वेस्ट किया कि वहां की अर्थव्यवस्था अब चीन के अधीन हो गई। अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए अरबों डॉलर का निवेश किया है चीन ने। इस साल मार्च में चीन ने उसे 2 अरब डॉलर का और कर्ज दे दिया। चीन ही वहां से अपने हाथ अब खींचने लगा है, क्योंकि अब पैसा देगा नहीं और पाकिस्तान की औकात नहीं कि वो कर्जा चुका दे, और इसलिए पाकिस्तान के कई हिस्सों पर चीन का कब्जा हो चुका है। 2018-19 के दौरान पाकिस्तान में चीनी निवेश घटकर 49.6 करोड़ डॉलर रह गया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि के अंदर चीन ने महज 1.8 अरब डॉलर का ही निवेश किया। और इसलिए किया क्योंकि लगभग अब चीन पर जितना कब्जा पाकिस्तान के ऊपर चीन करना चाहता था वो कर चुका है, और उसने भारत से सटा हुआ चीन का एक बड़ा हिस्सा कब्जा लिया है, जहां उसके सैनिक हैं, जहां उसके प्लेन्स हैं, जहां उसकी पूरी सल्तनत चलती है। अब आइए नेपाल की तरफ। नेपाल में किस तरीके से भारत के खिलाफ चीन ने साजिश रची, यह भी आपको समझाते हैं। चीन ने एक बार फिर नेपाल TAR में स्थित गांव किमांतका में अतिक्रमण किया है। दरअसल अरुण नदी के किनारे करीब 1 किलोमीटर लंबा तटबंध का निर्माण किया गया और नेपाल की कई आस्था वाली चीजों के नाम तक बदल दिए गए। नेपाल इतना अधीन चीन के हो चुका है। 2019 में माउंट सागरमाथा का नाम बदलकर माउंट कुमोलांगमा कर दिया गया, और चीन का यह बांध उत्तराखंड के कालापानी इलाके के काफी पास में स्थित है। चीन इस डैम को अपनी बुरांग काउंटी में बना रहा है, और यही नहीं, इस बांध के पास ही चीन एक हवाई अड्डा भी बना रहा है, जो चीनी वायुसेना के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। और अभी चीन के इस बांध का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, लेकिन उस पर लगातार काम जारी है, और इस परियोजना से चीन भविष्य में भारत की टेंशन बढ़ा सकता है। चीन इस इलाके में पानी पर अपना कब्जा कर सकता है, और चीन जिस इलाके में अपना बांध बना रहा है वह पूरा काला पानी का इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। और अंदाजा लगाइए, भारत, नेपाल और चीन का यह ट्रांजैक्शन किसी भी जंग में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यही नहीं, काला पानी, लीपू लेक और लीपिया धुरा को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है, और यह बांध 60,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता का बांध होगा। लेकिन इसका जो भारत को नुकसान होगा वो ये कि नेपाल से भारत के अंदर जो पानी आने वाला है वो इन बांध के जरिए रोक दिया जाएगा, और वो नहरें, नदियां अगले 5 से 6 साल में सूखती हुई नजर आएंगी। और ये मोदी 3.0 के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि नेपाल के अंदर ये जो बांध बन रहे हैं इनमें जल समझौता सही तरीके से हो और भारत के हिस्से का पानी उसे मिलता रहे। इसके अलावा एक और बांध अरुणाचल के पास महाकाय बांध का निर्माण चीन कर रहा है, और यह भी एक गंभीर स्थिति है। चीन इस बांध को यारलुंग तसागपो नदी पर बना रहा है, जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, और चीन का यह बांध मैडोग सीमा पर बनाया जा रहा है, जो अरुणाचल से बेहद करीब है। भारत इस महाकाय बांध को लेकर बेहद चिंतित है और पूर्वोत्तर में अपने बांध के निर्माण कार्य को तेज कर दिया है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है, चीन इस बांध के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी की धारा को बदलने की तैयारी, साजिश रच रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी न केवल पूर्वोत्तर बल्कि बांग्लादेश के लिए भी लाइफलाइन है। इससे या तो अरुणाचल और असम में पानी की कमी हो जाएगी, सूख जाएंगे, या फिर इतना पानी चीन साजिश के तहत छोड़ देगा कि इन इलाकों के अंदर बाढ़ आ जाएगी और ये इलाके डूब जाएंगे। और ये मोदी 3.0 के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन चीन और भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि जो चीन कर रहा है वो जानता है कि भारत कभी भी पाकिस्तान की राह पर नहीं हो सकता। वो जानता है कि भारत कभी भी बांग्लादेश, नेपाल की राह पर नहीं हो सकता, श्रीलंका की राह पर नहीं हो सकता। भारत की अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है और उसको हराने का एक ही तरीका है, और वो है उन तमाम कनेक्शन को काट देना जो भारत की लाइफलाइन है। और उसी साजिश को चीन कर रहा है, क्योंकि वो डरा हुआ है भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से।
और उसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं, जरा देखिए इस मैप को, जरा देखिए इस ग्राफिक्स को देखिए। ये जीडीपी के अनुसार दुनिया के टॉप 10 देश हैं जिनको भारत कह रहा है कि हम टॉप 5 में आ चुके हैं, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर, दूसरे पर बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, तीसरे पर जीडीपी के हिसाब से जापान, चौथे पर जर्मनी और पांचवें पर भारत है। इसे जब एक साल पहले की आप अर्थव्यवस्था के आंकड़े देखेंगे तो भारत छठे पायदान पर था, जबकि ब्रिटेन पांचवें पर। ब्रिटेन को भारत ने पछाड़ दिया है और पहले भारत 10वें पायदान पर था, जहां से छलांग लगा अगर भारत 5वें पायदान पर आया। और भारत कह रहा है कि 2030 तक वो दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा, यानी कि अमेरिका और चीन के बाद जो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी वो भारत। और अगर भारत चीन के समकक्ष आकर खड़ा हो गया तो इसका मतलब होगा कि चीन जिस ठकुराहट के साथ, विस्तारवादी सोच के साथ एशिया को अपना बनाना चाहता है, उसमें सबसे बड़ा जो रोड़ा होगा वो भारत होगा और इसलिए वो भारत की घेराबंदी कर रहा है। एक और ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, जरा देखिए, उससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए जरा, अमेरिका की जो 2019 में जीडीपी वो दरअसल 1522 करोड़ के आसपास, लाख करोड़ के आसपास, रैंक 1। चीन की 1004 लाख करोड़ के आसपास, रैंक 2। जापान की 365 लाख करोड़ के आसपास, रैंक 3। जर्मनी की 284 लाख करोड़ के आसपास, रैंक 4। भारत की 209 करोड़ के आसपास, रैंक 5। और उसके बाद ब्रिटेन 201 करोड़, रैंक 6। लेकिन इस रैंक में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है और इसी से चीन डर रहा है। और इसीलिए चीन ने भारत की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए वो साजिश रची जिसमें पानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था में जो सबसे मजबूत कड़ी है वो है खेती, वो है कृषि। और उसी को प्रधानमंत्री मोदी को अपने मोदी 3.0 के कार्यकाल में उच्चतम स्तर पर पहुंचाना है, क्योंकि कृषि भारत में जितनी ऊपर जाएगी अर्थव्यवस्था उतनी ही ऊपर जाएगी। लेकिन चीन शायद जंग की तैयारी कर रहा है भविष्य के लिए, और इसलिए वो भारत की घेराबंदी कुछ इस अंदाज में कर रहा है कि जब जंग हो तो चीन हर उस मोर्चे से भारत पर आक्रमण कर सके जितने मोर्चे खोल सकते हैं। मसलन एक तरफ बांग्लादेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान, इसके अलावा श्रीलंका और अफगानिस्तान। ये तमाम वो देश हैं जो भारत के पड़ोसी हैं और तमाम वो देश हैं जो अघोषित तौर पर अर्थव्यवस्था के आधार पर चीन के अधीन हो चले। लेकिन दुनिया का सबसे ऊंचा एयरबेस शिगासे एयरबेस, और इसका भी निर्माण चीन ने किया है। और यह खतरनाक स्थिति है, क्योंकि शिगासे एयरबेस का इस्तेमाल पहले सिर्फ सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था, लेकिन 2010 से इसे असैन्य उद्देश्यों से भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यह एयरबेस 12,408 फीट की ऊंचाई पर है और यह दुनिया की सबसे ऊंचे एयरबेस में है। यह पश्चिम बंगाल के हासीमारा से सिर्फ 290 किलोमीटर की दूरी पर है। और यह वही जगह है जहां पर भारत ने अपने 16 राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात कर रखा है। लेकिन इससे इतर इन विमानों को 2020 से 2023 के बीच शिनजियांग के होंटन प्रांत में देखा गया। हालांकि अभी इन विमानों की तैनाती को बड़ी घटना माना जा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लड़ाकू विमानों को पहली बार कैप्चर किया गया। लेकिन इसके इतर ड्रैगन ने क्या किया। J-20 को माइटी ड्रैगन कहा जाता है, जिनको उन्होंने तैनात किया। जुड़वा इंजन वाला यह विमान 2017 में चीनी सेना में शामिल किया गया था। J-20 स्टील्थ फाइटर जेट चीन का सबसे हाईटेक ऑपरेशनल फाइटर जेट है। चीन के पूर्वी प्रांतों में मुख्य रूप से इसकी तैनाती की गई है और चीन ने पिछले 5 साल में तिब्बत और भारत के पास के कई इलाकों में अपनी वायु शक्ति क्षमता को बढ़ाया है। इसमें मुख्य रूप से नए एयरपोर्ट का निर्माण और मौजूदा एयरपोर्ट को अपग्रेड करना शामिल है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन यह प्रोग्राम हमने इसलिए किया क्योंकि 9 जून को कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोदी अपने नए कार्यकाल की शपथ लेने वाले हैं, यानी मोदी 3.0 शुरू होने वाला है। और 10 और 11 जून को ब्रिक्स की बैठक होने वाली है, जिसमें डरा हुआ ड्रैगन बांग्लादेश को ब्रिक्स में शामिल कराकर भारत के खिलाफ एक और कूटनीतिक चाल चलने वाला है, जिसको रोकने की जरूरत है। नमस्कार।